तो वेलकम एवरीवन। आज मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा कि वर्चुअल मशीन और कंटेनर के बीच में डिफरेंस क्या होता है। इतने सेशंस लेने के बाद मुझे कहीं ना कहीं लगा कि अभी भी लोगों के मन के अंदर जो है वो वीएम और कंटेनर्स के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस है, जो कि ठीक है, इट्स ओके। आई मीन, आप कोई नई चीज पढ़ते हो तो इट टेक्स टाइम कि उसको विजुलाइज करना और उसको कॉन्सेप्ट्स को समझना। तो इसी को हेल्प करने के लिए ये सेशन आज का मैंने दिया है, और इसके अंदर हम बात करेंगे कि वर्चुअल मशीन और कंटेनर्स के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, बिकॉज ये दो पैरेलल टेक्नोलॉजीज हैं और कहीं ना कहीं वो एक दूसरे से रिलेटेड भी है, और एक ही फील्ड के अंदर हम ये दोनों टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट मी जंप टू द मेन स्लाइड। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि जो हमारी टेक्नोलॉजी है, सर्वर टेक्नोलॉजी जिसे हम कहते हैं, उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ है। ठीक है, और इसी के अंदर ही हम अपने कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करेंगे। और हमारी जो दो पैरेलल टेक्नोलॉजी जिनकी मैं बार बार बात करता हूँ, एक होता है आपका वर्चुअलाइजेशन ऑफ हार्डवेयर और दूसरा होता है वर्चुअलाइजेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो वर्चुअलाइजेशन ऑफ हार्डवेयर जब हम करते हैं तो वो क्या बनता है, वो बनता है हमारा वर्चुअल मशीन। और जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्चुअलाइजेशन करते हैं तब वो क्या बनता है, वो बनता है कंटेनर। ठीक है, ये आपको मैंने हाई लेवल पे बताया, मैं भी और डिटेल में इसको समझाने जा रहा हूँ आगे। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, मैंने आपको पहले भी हमेशा बताया है और हमेशा ये भी कहा है कि आप उस बात को हमेशा याद रखो कि किसी भी सर्वर के अंदर 5 लेयर्स होती हैं। ठीक है, जो हमारी इंडस्ट्री है, आपसे पहले जो नॉर्मली हम जो ट्रेडिशनली जिसे हम सर्वर्स कहते हैं, इंडस्ट्री में क्या होता है, देखो सर्वर्स होते हैं मेनली। सारा काम जो इंडस्ट्री का होता है ना, आईटी हो गया आपका, ठीक है, आईटी एंड टेलीकॉम जितने भी सेक्टर्स हैं, वहां पे आपके मेन होते हैं सर्वर। सर्वर सबसे की रोल प्ले करते हैं। ठीक है, साथ में उनके सपोर्टिंग में आपका स्टोरेज होता है, नेटवर्क होता है, ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं, बट मेन जो रोल प्ले करने वाला एलिमेंट होता है, डेट इज योर सर्वर। अब जो ट्रेडिशनल सर्वर होते थे, डिप्लॉयमेंट कैसे होता था, अब आपका एक मान लो एक कस्टमर है, अब कस्टमर के पास डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर सर्वर्स होते हैं। ठीक है, हर एक पर्पस के लिए वो एक अलग अलग सर्वर बनाता है। जो ट्रेडिशनल सर्वर्स होते थे, तो यहाँ पे आप ये देखोगे ना कि जब पहले के जो भी सर्वर्स होते थे वो कैसे काम करते थे। वो ऐसे करते थे कि आपको सबसे पहले एक फिजिकल हार्डवेयर लेना पड़ता था। एक फिजिकल हार्डवेयर जिसके अंदर आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं डालते हो, कुछ भी नहीं डालते हो, जस्ट ब्लैंक हार्डवेयर। उसको हम बोलते हैं बेयर मेटल। बेयर मेटल का मतलब होता है ए हार्डवेयर विदाउट एनी सॉफ्टवेयर। किसी भी हार्डवेयर के अंदर जिसमें आपने कुछ भी नहीं डाला हुआ है, खाली प्लेन है, इट इज कॉल्ड एज बेयर मेटल। देन उस हार्डवेयर के ऊपर आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम डालते थे, जो कि चाहे वो रेड हैट का होता हो, उबंटू का होता हो, सेंटोस होता हो, या विंडोज सर्वर भी हो सकता है मोस्ट ऑफ द केस। बट इंडस्ट्री हमारे आज की डेट में अगर आप देखोगे तो एंटरप्राइज लेवल पे आपको मेनली लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ही मिलते हैं हर जगह, विंडोज सर्वर भी थोड़े बहुत मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद आप क्या करते हो, जब आप ओएस डाल देते हो, ये मैं आपको बता रहा हूँ डिप्लॉयमेंट जो आप बहुत सारे लोगों ने किया भी होगा अपने हाथ से, तो देखिए उनको रिलेट की जो मैं कह रहा हूँ, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आप एक फिजिकल सर्वर लेते थे, उसकी कमीशनिंग करते थे, उसे पावर ऑन यार करते कृष्णा हम्म कृष्णा तुम्हारी आवाज ना सही नहीं आ रही, बीच बीच में मतलब कम ज्यादा हो रही है, सही से नहीं आ रही है एक सी। या तो माइक की कुछ है। चलो एक थोड़ा। सेकंड, यार I एक can hear properly. प्रॉपर्ली। पता नहीं यार। तो सही मुझे may तो be an मतलब issue at your end. पता नहीं अच्छा, यार, ठीक है फिर चलो कंटिन्यू कोई करो, नहीं, चलो। कोई बात नहीं, मैं और करीब आ जाता हूँ यार, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, अभी आई होप कि आप थोड़ा ठीक होना चाहिए, मैं काफी करीब आ गया हूँ सिस्टम हाँ के। हाँ ठीक है, हाँ हाँ। तो देखो मैं आपसे ये बताना चाह रहा हूँ कि जब आप ट्रेडिशनल जो सर्वर्स की डिप्लॉयमेंट करते थे, ठीक है, ट्रेडिशनली जब आप डेटा सेंटर में जाते थे, तो आप एक फिजिकल हार्डवेयर लेते थे जिसको आप बेयर मेटल बोलते हो, उसके ऊपर आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हो। ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी एनीथिंग, ठीक है, लाइनेक्स हो, विंडोज हो, या कोई भी हो। उसके बाद आप क्या करते हो, सब उसके बाद जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लेते हो तो आप अपने सर्वर को आईपी देते हो, आप उसमें यूजर क्रिएट करते हो, राइट। उसके बाद आप उसके अंदर स्टोरेज कॉन्फ़िगर करते हो, आप उसके अंदर हो सकता है कि आप और भी बहुत सारे सिस्टम ओएस लेवल कॉन्फ़िगरेशन करते हो, ईटीसी में जाके होस्ट फाइल में एंट्री करते हो, होस्ट नेम अपडेट करते हो, बहुत सारे छोटे छोटे टास्क होते हैं जो कि आप ओएस से रिलेटेड करते हो। ठीक है, टिल दिस पॉइंट आप ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड काम करते हो। इसके बाद नेक्स्ट आप क्या करते हो, आप करते हो एप्लीकेशन डिपेंडेंसी इंस्टॉलेशन। अब देखो, एप्लीकेशन डिपेंडेंसी इंस्टॉलेशन आप बड़े ध्यान से समझो। एप्लीकेशन डिपेंडेंसी इंस्टॉलेशन इज नॉट ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम को आपने इंस्टॉल किया स्टेप नंबर 2 में। स्टेप नंबर थ्री में आपने क्या किया कि आपने यूजर कॉन्फ़िगर किया, आपने आईपी कॉन्फ़िगर किया, आपने स्टोरेज कॉन्फ़िगर किया, आपने ओएस रिलेटेड जितनी भी सेटिंग्स होती हैं आपने वो सारी सेटिंग्स करी हैं।
देन आप क्या करते हो, एप्लीकेशन डिपेंडेंसी। एप्लीकेशन डिपेंडेंसी का मतलब ये होता है कि आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल आपका जो भी सॉफ्टवेयर है उसको जावा चाहिए, ठीक है, जावा का भी स्पेसिफिक कोई रिलीज चाहिए होगा। देन उसको क्या चाहिए, हो सकता है कि उसको क्या कहते हैं, पाइथन चाहिए, पाइथन में भी स्पेसिफिक रिलीज चाहिए। हो सकता है उसको कोई लाइब्रेरी चाहिए डिपेंडेंसी, जिसके बिना वो कभी भी इंस्टॉल नहीं हो सकता है। तो ये जो डिपेंडेंसी होती है ना, एप्लीकेशन की डिपेंडेंसी होती है, ये आपको देता कौन है, ऑपरेटिंग सिस्टम देता है। मतलब आप ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ये दोनों स्टेप करते हो, स्टेप नंबर 3 एंड स्टेप नंबर 4। देन आप क्या करते हो, जब ये दोनों स्टेप हो जाते हैं ना, ओएस कॉन्फ़िगरेशन एंड ऐप डिपेंडेंसी, तो आप अपना एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो। एप्लीकेशन इंस्टॉलेशन का मतलब क्या है कि जो मेन सॉफ्टवेयर है आपका, जो भी आप सॉफ्टवेयर डालना चाहते हो अपने सर्वर के अंदर, इस तरीके से आप ट्रेडिशनली एक सर्वर डिप्लॉयमेंट करते हो। तो आई होप आप समझ पा रहे होगे कि सर्वर डिप्लॉयमेंट कैसे किया जाता है। ये ट्रेडिशनल सर्वर है, देखो ये ट्रेडिशनल सर्वर मतलब हमारी इंडस्ट्री में ऐसे ही काम होता था आज से कुछ टाइम पहले तक। पर इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ इवोल्यूशन होता है ऑब्वियसली। तो जो इवोल्यूशन है वो सर्वर की टेक्नोलॉजी में इवोल्यूशन कैसे आया है, देखो सबसे पहला जो इवोल्यूशन आया वो आया था आपका हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन पे काम किया हुआ है। हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि ये जो 5 लेयर्स है ना, इन 5 लेयर में से जो पहली लेयर होती है, जो सबसे फर्स्ट लेयर, फिजिकल हार्डवेयर, इसको हमने कर दिया अलग। अलग का मतलब क्या है कि इसको कोई और काम करेगा, कोई और टीम काम करेगी इसके ऊपर। आपको हार्डवेयर सेट करके उसके ऊपर वो वर्चुअलाइजेशन का सॉफ्टवेयर डाल के आपको क्या देते हैं, वो आपको देते हैं वीएम, वर्चुअल मशीन। जो ये हार्डवेयर से वीएम कन्वर्ट होता है ना, ये कैसे होता है, विद द हेल्प ऑफ हाइपरवाइजर। हाइपरवाइजर क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। वो क्या करता है, आपके हार्डवेयर को, फिजिकल हार्डवेयर को वर्चुअल वीएम में कन्वर्ट कर देता है, वर्चुअल सर्वर के अंदर। अब ये जो आप करते हो, इसके बाद आप क्या करोगे, अब आपका रोल आएगा प्ले में। जब आपने अगर कभी हाइपरवाइजर के ऊपर काम किया होगा, तो आप ये देखते हो कि जो इंफ्रा टीम होती है, जनरली इसे हम इंफ्रा टीम बोलते हैं लोकल लेवल पे। इंफ्रा टीम आपको एक वीएम बना के दे देती है। वो बोलते हैं कि भाई आपको वीएम दे दिया, अब आप वीएम के अंदर आप अपना ओएस डाल दो। आप अपना ओएस डाल देते हो, ओएस डाल के फिर आप काम करते हो, फिर आप वही सेम स्टेप करते हो जो आप यहाँ करते थे। मतलब ये कि आपके जो लेवल्स ऑफ हायरार्की है वो कभी भी चेंज नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप ओएस के ऊपर डायरेक्टली अपना एप्लीकेशन चला दोगे, नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल। व्हाई? बिकॉज ओएस कॉन्फ़िगरेशन और ऐप डिपेंडेंसी इन बिटवीन आता है। मतलब ये एक एरो है, 1 2 3 4 5 करके ही पूरा होता है। जब 1 को अलग कर दिया मैंने, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ हाइपरवाइजर, तो आपने 2 से शुरू किया, तो आपका पिक्चर कहाँ से आया, आप पिक्चर में आते हो सेकंड नंबर पे, 2 पे आए आपने, 3 4 5। तो ये आपका लेयर है। तो यहाँ से आप देखोगे ना, जो सर्वर है वो थोड़ा सा ना लाइट वेट हो गया है, अगर आप कंपेयर करो तो। लाइट वेट कैसे है, देखो पहले तो हार्डवेयर भी आपके पास होता था, जहां तक आपके पास होता था आप मैनेज करते थे, आप कंट्रोल करते थे। अब ये हार्डवेयर आपके पास से चला गया, फिजिकली आप हट गए। अब आपको एक वीएम मिल गया, वीएम के अंदर आप अपना काम करते हो। अब ये होता है वर्चुअलाइजेशन, इसको हम क्लाउड में, अब क्या होता है आज की डेट में ना, क्लाउड आता है। क्लाउड क्या करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। तो क्लाउड ये कहता है कि मेरा एक सर्विस मॉडल है जिसके अंदर मैं आपको वीएम प्रोवाइड कर सकता हूँ, और आपने कोई सी बात की टेंशन नहीं लेनी है कि नीचे हार्डवेयर कौन सा है, कौन सा हाइपरवाइजर यूज हो रहा है, क्या वर्चुअलाइजेशन मैं कर रहा हूँ। आपको मैं एक वीएम प्रोवाइड करूंगा, और आप उस वीएम के अंदर देन स्टेप नंबर 2 3 4 5 आप अपना करोगे आइसोलेटेड। तो ये जो है ये आइसोलेटेड है। अब इस हार्डवेयर के ऊपर ना सिर्फ एक वीएम नहीं चल रही है, बहुत सारी वीएम चल रही है। और ये कौन दे रहा है, ये क्लाउड दे रहा है, ठीक है। और इसके ऊपर आप अपना काम करते हैं। उसी टाइम पे 2014 के अंदर ही एक और रिवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी पैरेलली में चल रही थी, जिसका डेवलपमेंट हो रहा था, जिसका डेवलपमेंट किया डॉकर कंपनी ने, ठीक है। डॉकर कंपनी का जन्म ही हुआ था उस टाइम पे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक बहुत ही रिवोल्यूशनरी सॉफ्टवेयर बनाया। उस रिवोल्यूशनरी सॉफ्टवेयर का नाम था डॉकर इंजन। डॉकर इंजन क्या कहता है कि ये जो आपकी लेयर है ना, अब देखो आप इसी को समझो, मैं आपको बार बार रेफरेंस क्यों पॉइंट करता हूँ, मतलब मेरे रिपीट करने के पीछे रीजन क्या है। मैं आपको कॉन्सेप्ट ये समझाना चाहता हूँ कि आप चाहे डॉकर में काम करो, आप चाहे वर्चुअलाइजेशन में काम करो, वीएम में करो या कंटेनर में करो, आपकी जो लेयर्स हैं वो कभी भी ना तो वो ब्रेक होती हैं, ना तो वो कभी भी एलिमिनेट होती हैं। जस्ट जो डीकपलिंग होती है, डीकपलिंग का मतलब क्या होता है कि उसकी जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसी और के पास चली जाती है, आपसे हटा के। तो यहाँ आपने देखा कि वीएम के अंदर क्या हुआ, आपके पास से हार्डवेयर चला गया। अब हार्डवेयर जाने का फायदा क्या हुआ, देखो इसमें ना क्या होता है कि इंडस्ट्री में बहुत सारा ना डर होता है लोगों के मन में कि यार टेक्नोलॉजी अगर आगे जा रही है तो दैट मीन्स वी आर लूजिंग अवर जॉब, कि इसके आने से तो हमारा काम खत्म हो गया, अब हमें हार्डवेयर नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं होता है। देखो अब कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे, तो एक कंपनी है, मान लो अगर उसके पास 50 एप्लीकेशन है, 50 एप्लीकेशन के लिए 50 सर्वर चाहिए। और देखो कभी भी एक सर्वर से तो किसी भी कंपनी का काम नहीं चलता है,
उनको हाई अवेलेबिलिटी चाहिए होती है, क्लस्टरिंग चाहिए होती है, ज्योग्राफिकल रिडंडेंसी चाहिए होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं हाई अवेलेबिलिटी के लिए। तो इसके लिए इनको इनकी नंबर ऑफ कॉपीज चाहिए होती है। तो जितनी नंबर ऑफ कॉपीज आप मांगोगे, दैट मीन्स कि उतने ही नंबर ऑफ सर्वर्स आपको बढ़ाने पड़ेंगे। और इसका जो डिप्लॉयमेंट टाइम है वो बहुत ज्यादा होता है, जिसमें आपको फिजिकल सर्वर आएगा, उसकी कमीशनिंग होगी, देन उसके बाद फिर आप उसको इंस्टॉल करोगे, एंड देन फाइनली आप उसे ज्वाइन करोगे। तो ये बहुत लंबा टाइम पीरियड होता है किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी एप्लीकेशन को एक्सपैंड करना। और यहाँ आने के बाद देखो क्या होता है कि एक ही कंपनी है, कंपनी तो एक ही है, और उसके जितने भी एप्लीकेशंस हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ वो किसी ए बी सी डी ई एफ किसी भी टाइप के एप्लीकेशंस होंगे, वो सब सब सिंगल हार्डवेयर के ऊपर होस्ट, सिंगल इन द सेंस कि कॉमन हार्डवेयर के ऊपर होस्ट किए जाते हैं। तो ऐसे आपके बहुत सारे वीएम्स चलते हैं, और वो हर एक वीएम जो होता है वो अलग अलग एप्लीकेशन के लिए होता है। और आप यहाँ पे अपनी कॉपी भी बढ़ा सकते हो। आपको लगता है कि यार मेरा एक वीएम से काम नहीं चलता, आप अपना इंफ्रा लेवल पे आप एक और वीएम बना सकते हो। एंड लॉन्चिंग अ वीएम इज अ वेरी इजी टास्क, क्योंकि वीएम लॉन्च करना एक सर्वर के लॉन्च करने से ज्यादा आसान होता है और बहुत फास्टली होता है, ठीक है। तीसरी जो लेयर जिसकी मैं बात कर रहा था, डॉकर की। डॉकर जो कंपनी थी, डॉकर ने बहुत ही रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट बनाया, सॉफ्टवेयर बनाया बेसिकली। उनका ये कहना था कि आप जो ये ट्रेडिशनल उससे जाते हो ना, तो देखो क्या होता है, इस वाले फर्स्ट वाले में अगर आप डायग्राम को देखोगे, तो फर्स्ट डायग्राम में आप 100% ओनरशिप अपने पास रखते हो, राइट। सब कुछ आपके पास है, हार्डवेयर की सारी रिसोर्सेज आप ले रहे हो। सेकंड नंबर में देख रहे हो आप कि इसमें भी सारी रिसोर्सेज आप ही रख रहे हो, वीएम की, ठीक है। हार्डवेयर की नहीं रखते, हार्डवेयर पे तो आपकी कई वीएम चल रही हैं, लेकिन ये जो वीएम आपको मिल गई, इस वीएम की कुछ रिसोर्सेज होंगी, सीपीयू, रैम, स्टोरेज, वो सब आपकी है, ठीक है। इवन दो आप उसको 100% यूटिलाइज करो या मत करो, स्टिल वो आपके पास रहेगा। इसका मतलब ये है कि कोई भी सीपीयू जो होता है, आप अगर देखते हो अपने सर्वर के अंदर भी, तो कभी भी 100% यूटिलाइज नहीं मिलता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि वो हमेशा आइडल रहता है, खाली बैठा रहता है। तो इन्होंने कहा कि यार ये जो चीज है ना, इसको हम और ज्यादा इफिशियंट बना सकते हैं। और वहां से कंटेनर के कॉन्सेप्ट का जन्म हुआ था। कंटेनर के कॉन्सेप्ट का जब जन्म हुआ, तो देखो वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि हार्डवेयर, ठीक है, बेयर मेटल हो गया, उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके ऊपर ओएस कॉन्फ़िगरेशन, मतलब कि लेयर 1, लेयर 2 एंड लेयर 3। ये जो तीनों लेयर्स हैं, इन तीनों लेयर्स को आप छोड़ दो, मतलब ये डीकपल कर दो, और ये दे दो आप क्लाउड को। क्लाउड क्या करेगा, क्लाउड इसको लेके प्लेटफॉर्म बनाएगा। या वो कैसे बनाएगा वो मैं नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि आज मैं आपको सिर्फ कंपैरिजन बता रहा हूँ वीएम एंड कंटेनर्स के बीच का। आज मैं आपको कुबरनेटिस नहीं बताऊंगा, आज मैं आपको ओपन स्टैक नहीं बताऊंगा, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, वो आपको पीछे जाके पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एक प्लेटफॉर्म बनाएगा क्लाउड, वो प्लेटफॉर्म के ऊपर, अब उस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप क्या करोगे, आप सीधा लेयर नंबर 4 से काम करोगे, L4 L5। मतलब ये कि एक एप्लीकेशन जो टीम होती है, पहले वो लेयर 1 से काम शुरू करती थी, जो कि बहुत बल्कि होता था और जिसका एक्सटेंशन बहुत टफ होता था। बट आज की डेट में अब ये टीम जो है वो काम कहाँ से शुरू करती है, लेयर नंबर 4 एंड लेयर नंबर 5 से। मतलब ये कि जो प्लेटफॉर्म है, जो भी इसको नाम दे दो आप, ठीक है, इसको आप कह सकते हो क्यूबरनेटिस भी कह सकते हो, ठीक है। ये कंटेनर बेसिकली होस्ट होता है, एक हार्डवेयर। अगर मैं एक हार्डवेयर से शुरू करता हूँ, सिंगल हार्डवेयर के ऊपर जब आप ओएस डाल देते हो, ठीक है, जैसे मान लो आपने एक वर्चुअल मशीन, एक फिजिकल सर्वर लिया, लैपटॉप लिया, लैपटॉप के ऊपर आपने क्या किया, हार्डवेयर के ऊपर आपने ओएस डाला, ओएस के ऊपर आपने ओएस कॉन्फ़िगरेशन करी, जो भी यूजर नेम बनाना था आपने बनाया, आईपी असाइनमेंट किया, स्टोरेज कॉन्फ़िगर किया, सब कुछ किया। देन इसके बाद क्या, इसके बाद आप ऐप डिपेंडेंसी, यहाँ पे हमने बोला नहीं, हम डायरेक्टली ऐप डिपेंडेंसी नहीं करेंगे, हम इसको एक कंटेनर बोलते हैं। मतलब ये कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को वर्चुअलाइज करके अब OS1, OS2, OS3 कर दिया जाएगा। यहाँ पे क्या किया जा रहा है, हार्डवेयर को कन्वर्ट करके VM1, VM2, VM3 किया जा रहा है। यहाँ पे क्या किया जा रहा है, ओएस को वर्चुअलाइज करके OS1, OS2, OS3, OS4 किया जा रहा है। देन बोला जाता है कि OS जो 1 है वो आपका हो गया, OS2 किसी और टीम का हो जाएगा, OS3 किसी और टीम का हो जाएगा। देखो ये पूरी तरह से आइसोलेटेड होता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम को भी नहीं पता होता है वो बेसिकली क्या करता है, अपना एक एरिया जोन, बेसिकली मान लो अगर वो 100% है, तो अपना एक एरिया जोन जो है वो काट के आपको दे देता है। वो कहता है कि ये आपका जोन है, इस जोन में आपको जो काम करना है आप काम करो, और उस जोन के जो भी काम है वो किसी और को दिखाई नहीं देंगे, जैसा कि वीएम में होता था। वीएम के लॉन्च होने से दूसरे वीएम को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब ये कि वीएम 1 जो होगा वो वीएम 2 का डेटा नहीं देख सकता। ऐसे ही OS1 जो है वो OS2 का डेटा नहीं देख पाएगा। इंडिपेंडेंट कंटेनर्स, तो ये यहाँ से ना कंटेनर भाई का व्हेन जन्म यू हुआ से है। हम्म। हाँ हाँ, व्हेन बोलो। यू से OS1 OS2 का डाटा नहीं देख पाएगा, यू आर हाँ टॉकिंग अबाउट हियर अबाउट नेम स्पेसेस एंड और व्हाट? हाँ, नेम स्पेसेस, एग्जैक्टली। देखो ऑपरेटिंग सिस्टम में ना वो नेम स्पेसेस का कॉन्सेप्ट होता है। तो वो क्या करेगा,
कर्नल नेम स्पेस पे जब आप जाओगे ना, तो वो क्या करता है, आपको एक नेम स्पेस बना के दे देता है। और जब वो नेम स्पेस बन जाता है ना, तो दैट मीन्स कि वो अब आपको एक डेडिकेटेड आपको एक जोन मिल गया है, और उस जोन में खुद ऑपरेटिंग सिस्टम भी इंटरफेयर नहीं करता है कभी भी। ठीक है, तो लेट मी गो टू नेक्स्ट स्लाइड, क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड में ना आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा जो मैं बताना चाह रहा हूँ। एक सेकेंड। हाँ, ये है, नो आई थिंक, हाँ ठीक है। देखो, ये कंपैरिजन मैं दे रहा हूँ आपको। मैंने ओपन स्टैक पढ़ाया, आपको मैंने कंटेनराइजेशन क्यूबरनेटिस पढ़ाया। आज मैं आपको कंपैरिजन बता रहा हूँ कि तीनों की टेक्नोलॉजी जो एक ट्रेडिशनल चलती आ रही है, वर्चुअलाइजेशन एंड कंटेनराइजेशन, इन तीनों में डिफरेंस क्या है, बहुत जरूरी है समझना किसी के लिए भी। ट्रेडिशनल सर्वर जिसपे कि नॉर्मली ऑलरेडी हमारी इंडस्ट्री पहले से काम करती आ रही है, इसमें किसी भी तरीके का कोई वर्चुअलाइजेशन नहीं होता है। पूरा का पूरा हार्डवेयर एक बंदे को दे दिया जाता है, उसके ऊपर अपना सारा काम करता है जो भी उसके मन में आता है। ठीक है, वर्चुअल मशीन्स में क्या होता है, हार्डवेयर का वर्चुअलाइजेशन किया जाता है। मतलब ये कि जो आपका सर्वर होता है, उसको विद द हेल्प ऑफ हाइपरवाइजर। अब देखो, हाइपरवाइजर इज अ सॉफ्टवेयर जो कि आपके लाइनक्स कर्नल के अंदर इनबिल्ट होता है। मतलब ये कि आपको अलग से कोई सॉफ्टवेयर नहीं डाउनलोड करना पड़ता है वर्चुअलाइजेशन के लिए। आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जिसको आप जब आप इंस्टॉल करते हो, तो लाइनक्स का जो कर्नल होता है, मैंने आपको बताया था कि लाइनक्स जो है वो एक कर्नल होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब ये होता है कि लाइनक्स के साथ आप अगर एडिशनल सॉफ्टवेयर को ऐड कर लेते हो और एक पैकेज बना देते हो, जिसको हम बोलते हैं लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जब आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को मिनिमल मोड में इंस्टॉल करते हो, मिनिमल मीन्स वेरी मिनिमम, उसको कोई एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए, देन इट प्लेज रोल ऑफ हाइपरवाइजर। तो वो हाइपरवाइजर का काम करता है। ऐसा नहीं कि वो हाइपरवाइजर का काम नहीं करेगा अगर आप उसको फुल मोड में करोगे, फुल मोड में भी काम करेगा। हाइपरवाइजर इज द डिफॉल्ट फीचर ऑफ लाइनक्स। लाइनक्स के अंदर बाय डिफॉल्ट And you ये say that प्रोविजन होता Linux है। kernel is a hypervisor. हाँ, यस, लाइनक्स कर्नल बाय डिफॉल्ट सपोर्ट हाइपरवाइजर। ठीक है, तो वो सपोर्ट करता है। अब आप अगर उसको बल्कि रखते हो, जैसे नॉर्मली आप इंस्टॉलेशन करते हो, तो इन दैट मोड क्या होगा कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में और भी बहुत सारे अननेसेसरी सॉफ्टवेयर होंगे जिनकी जरूरत नहीं होती है, एंड अननेसेसरीली वो रिसोर्सेज भी कंज्यूम करते हैं। इसीलिए जब आपको हाइपरवाइजर इंस्टॉल करना होता है, तो सेम डीवीडी जो आप ओएस इंस्टॉलेशन के लिए यूज करते हो, सेम डीवीडी में आप क्या करते हो, जब आपको पूछता है ना इंस्टॉलेशन टाइप कैसा होगा, तो वहां पे आप सिलेक्ट करते हो मिनिमल और मिनिमल और हाइपरवाइजर, बहुत मिनिमम वर्चुअलाइजेशन। तो उस केस में वो क्या करता है, वो सबसे बेयर मिनिमल सॉफ्टवेयर लेता है, लाइनक्स प्लस कुछ छोटे मोटे सॉफ्टवेयर जो उसको चाहिए होता है। ठीक है, कंटेनराइजेशन का मतलब क्या होता है, कंटेनराइजेशन का मतलब ये होता है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आप एक एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर डालते हो जिसका नाम होता है डॉकर इंजन। डॉकर इंजन मैंने आपको बताया था कि डॉकर इंजन क्या करता है। डॉकर इंजन आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को डिवाइड कर देता है। मतलब ये कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इट गेट डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिफरेंट कंटेनर्स। मतलब छोटे 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 कंटेनर्स बन जाते हैं। उन कंटेनर्स में क्या होता है, उन कंटेनर्स के अंदर आप अपना काम शुरू करते हो, जो कि आप एप्लीकेशन टीम से करते हो। ठीक है, अब देखो सेकंड नंबर पॉइंट क्या है कि फिजिकल रिसोर्सेज आर कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाय सिंगल टीम। जैसा कि होता है ट्रेडिशनल सर्वर्स में, ट्रेडिशनल में आप सब कुछ खुद कंट्रोल करते हो। ठीक है, हार्डवेयर की रिसोर्सेज, उसका कंट्रोलिंग, मैनेजमेंट, सब कुछ आप करोगे। वर्चुअलाइजेशन में क्या करते हो, फिजिकल रिसोर्सेज आर नॉट अंडर योर कंट्रोल। वो कहाँ होती है, वो होती है किसी और के पास में। आप क्या करते हो, आपको सिर्फ वर्चुअल मिलता है जो भी मिलता है। सिमिलरली कंटेनर्स के लिए भी कोई फिजिकल रिसोर्स नहीं होती है। ठीक है, एप्लीकेशन टीम के पास कोई कंट्रोल नहीं होता है किसी भी फिजिकल रिसोर्स का। ट्रेडिशनल सर्वर्स में जो 5 लेयर्स होती हैं, जो कि मैं बार बार आपसे बताता हूँ कि ऑल 5 लेयर्स, वो सिर्फ एक सिंगल एप्लीकेशन टीम के पास होता है। मतलब इसका कि जो हमारी एप्लीकेशन टीम होती है वो पांचों लेयर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। लेकिन जब आप वर्चुअलाइजेशन की बात करते हो, तो उसमें जो हमारा लेयर 1 होता है, जो कि आपका हार्डवेयर लेयर होता है, वो ओन किया जाता है इंफ्रा टीम में, जो कि आपका क्लाउड प्रोवाइडर होता है। उसके बाद लेयर 2 ऑनवर्ड्स आपका पिक्चर में आप आते हो, पिक्चर में एप्लीकेशन टीम्स कम फ्रॉम लेयर 2 ऑनवर्ड्स। देन आपका कंटेनर्स में क्या होता है, कंटेनर्स में लेयर 1, लेयर 2 एंड लेयर 3। लेयर 3 क्या है, देखो अगर मैं पीछे जा सकता हूँ तो 1 सेकेंड, हाँ लेयर 3 देखो, दिस इज योर लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3 ओएस कॉन्फ़िगरेशन। तो इन 3 लेयर्स तक जो है आपका कोई कंट्रोल नहीं है, इट इज बीइंग ओन्ड बाय इंफ्रा टीम, जो कि क्लाउड प्रोवाइडर होता है। एंड एप्लीकेशन टीम कहाँ से शुरू होती है अपना काम करना, लेयर 4 एंड लेयर 5 से। मतलब ये एप्लीकेशन डिपेंडेंसी एंड एप्लीकेशन। तो आप अगर देखोगे ना, तो कितना लाइट वेट होता जा रहा है सर्वर पहले के कंपैरिजन में। चलो मैं वो और आगे एक और स्लाइड दिखाऊंगा, उससे पहले बता देता हूँ कि ट्रेडिशनल सर्वर का डेडिकेटेड आईपी होता है। ठीक है, जब आप फिजिकल सर्वर इंस्टॉल करते हो, तो आपके पास एक आईपी होता है, आपके पास फिजिकल स्टोरेज होता है, राइट। फिजिकल स्टोरेज आप कनेक्ट करते हो, वो स्टोरेज सर्वर हो चाहे वो आपके सर्वर की हार्ड डिस्क हो। फिजिकल सीपीयू होता है,
फिजिकल रैम होता है, सब कुछ फिजिकली आपके पास होता है। जब आप वर्चुअल में आते हो तो वर्चुअल में आपके पास आईपी होती है, आपके वीएम को एक डेडिकेटेड आईपी मिलती है, आपके पास वर्चुअल स्टोरेज होता है। स्टोरेज तो आपके पास यहाँ भी है डेडिकेटेड, लेकिन वो वर्चुअल है, फिजिकल नहीं है। देन वर्चुअल सीपीयू एंड वर्चुअल रैम, जो कि एक वर्चुअल वीएम का फीचर होता है। अब कंटेनर में क्या होता है, कंटेनर के पास कोई आईपी नहीं होती है, नो डेडिकेटेड आईपी, नो डेडिकेटेड स्टोरेज, नो डेडिकेटेड सीपीयू एंड रैम। इसका मतलब ये है कि उसके पास परमानेंट कोई आईपी नहीं होती है, परमानेंट कोई स्टोरेज नहीं होता, परमानेंट सीपीयू रैम नहीं होता है। ये हमेशा ऑन डिमांड क्रिएट होता है। ऑन डिमांड का मतलब क्या होता है कि जब आप अपना कंटेनर रन करते हो तो एट द रन लेवल में आप क्या करते हो, आप अपना आईपी बदल सकते हो। अब आप बोलोगे यार मैं अपनी आईपी बदलूंगा तो मैं बाहर के वर्ल्ड से कैसे बात करूंगा, उसको आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो ये आईपी जो मैं बता रहा हूँ ना, दिस इज योर लोकल आईपी, ये आपकी एक्सटर्नल आईपी नहीं होती है। आप हमेशा एक्सटर्नली कैसे बात करोगे, अपने होस्ट के थ्रू, जिस होस्ट के ऊपर ये आपका कंटेनर चल रहा है। आपका होस्ट जो है वो आपको बाहर लेके जाएगा। अंदर आपको क्या मिलेगा, आपको कोई डेडिकेटेड स्टोरेज नहीं मिलेगा। आप बोलोगे मुझे इतना स्टोरेज चाहिए तो आपको उतना स्टोरेज मिलेगा। अब एक बेसिक डिफरेंस और बता देता हूँ इसके बारे में, जो यहाँ लिखा नहीं है। अगर आप मान लो कि आप अगर फॉर एग्जांपल आप वीएम में आपने अगर मान लो कि फॉर एग्जांपल आपने सीपीयू और रैम है, ठीक है, सीपीयू रैम आप बढ़ाना चाहते हो तो सीपीयू रैम आप बढ़ा सकते हो। आपको क्या करना होता है, अपना जो फ्लेवर होता है उसको रीसाइज करना होता है। लेकिन रीसाइज करने का पता है एक और प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम नहीं बट एक लिमिटेशन है कि आपको अपने वीएम को रिबूट करना पड़ेगा। जब तक आप अपने वीएम को रिबूट नहीं करोगे, आपका वीएम नया सीपीयू नया रैम रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। राइट, दैट मीन्स कि आपको डाउन टाइम चाहिए। यहाँ पे ऐसा डाउन टाइम की जरूरत नहीं होती। यहाँ पे क्या होता है, अटैच डी अटैच बैकएंड से ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो आपके ओएस के अंदर ऑटोमेटिकली आप जैसे ही बोलोगे ना, मान लो आपका कंटेनर रन कर रहा है और आपके सीपीयू कम पड़ रहा है, वो ऑटोमेटिकली सीपीयू पीछे से ले लेगा, ओएस से ऑटोमेटिकली सीपीयू ले लेगा और अपने आप बढ़ा देगा और कम भी कर देगा। दैट मीन्स कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं कि मेरा सीपीयू कम हो रहा है, मेरा सीपीयू ज्यादा हो रहा है। एवरीथिंग, सीपीयू रैम, हर चीज जो है वो ऑन डिमांड बढ़ता और घटता रहता है। तो यहाँ पे ना एक्सपेंशन आसान होता है, हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन, नो सॉरी, One query. वर्टिकल वर्टिकल एक्सपेंशन, सॉरी, वर्टिकल एक्सपेंशन मतलब कि रिसोर्सेज को वर्टिकली सीपीयू रैम को आप ऑन डिमांड बढ़ा घटा सकते हो बिना डाउन टाइम के। कृष्णा भाई, one query. बोलो बोलो। यार आप जब कंटेनर्स या पोर्ट्स डिप्लॉय करते हो बेसिकली, तो मतलब आप एक YAML वैमल क्रिएट करते हो, उसके थ्रू डिप्लॉय करते हो और उसमें आप उसकी साइजिंग डालते हो कि मतलब इस सर्विस के लिए जो पोर्ट चलेगा उसके लिए ये रिसोर्सेज होंगे, इस सर्विस के लिए जो पोर्ट चलेगा उसमें ये रिसोर्सेज होंगे। तो आई बिलीव इज, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि आप सीपीयू जो उसमें आप डाल देते हो उसके बाहर तो नहीं जा सकता ना वो भी, मतलब इट कैन नॉट आस्क फर्दर। अगर आपको चाहिए कि आपका ट्रैफिक ज्यादा हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो इट कैन क्रिएट अ न्यू पॉड और न्यू कंटेनर, बट इट कैन नॉट आस्क फॉर फर्दर फॉर अदर सीपीयूज एंड डिस्क यू आर टॉकिंग अबाउट। ठीक है, ये एक्चुअली ये क्यूबरनेटिस का फीचर है। क्यूबरनेटिस जो है वो हमारा ऑर्केस्ट्रेशन के अंदर आता है। अभी हम डॉकर इंजन की बात करें, जब हम डॉकर इंजन की बात करते हैं तो डॉकर इंजन में क्या होता है, इट इज अ सिंगल हार्डवेयर सिंगल होस्ट बेस्ड वर्चुअलाइजेशन। तो सिंगल ओएस का जब आप वर्चुअलाइजेशन करते हो तो वहां पे जो आपका कंटेनर क्रिएट होता है, कंटेनर देखो कंटेनर में क्या होता है कि आप जब उसको लॉन्च करते हो, व्हेन यू लॉन्च अ कंटेनर, तो आपके पास ना ऑप्शन होता है, दो तरीके से आप कंटेनर लॉन्च कर सकते हो। वन इज कि आप कोई भी रिसोर्स को स्पेसिफाई ना करो एंड लेट कंटेनर डिसाइड ऑन रन लेवल कि उसको कितना जाना है। एक होता है जिसमें आपको अपनी नीड पता होती है, ठीक है, जैसे अब आपको अगर अपनी नीड पता है कि मेरे को इतना लगता है, तो इन दैट केस यू कैन स्पेसिफाई कि मुझे इतना रैम इतना सीपीयू चाहिए, बिकॉज वो आपके लिए एक तरीके से मिनिमम थ्रेशोल्ड टाइप का हो गया, एक लिमिटेशन बाउंड्री कि मुझे तो इतना लगेगा ही लगेगा, इससे नीचे तो मैं काम ही नहीं कर सकता। तो वो आप स्पेसिफाई कर सकते हो। अब बात करते हैं क्यूबरनेटिस की। देखो क्यूबरनेटिस में क्या किया है ना कि क्यूबरनेटिस ने कंटेनर डॉकर इंजन को वो यूज करता है, ठीक है, डॉकर इंजन को ही यूज करके उन्होंने उसमें वहां पे कंटेनर वर्ड को हटा के पॉड वर्ड यूज किया है। अब वो कंटेनर वर्ड नहीं करते हैं बट वो पॉड करते हैं, बट टेक्नोलॉजी सेम सेम डॉकर इंजन ही वो यूज करते हैं, ठीक है, अलग से उन्होंने कोई नई टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं करी है, इट इज सेम डॉकर इंजन। अब पॉड जब डिप्लॉय होता है ना, पॉड में इन्होंने कुछ एडिशनल फीचर्स ऐड किए हैं। एडिशनल फीचर्स क्या हैं कि आप एक पॉड के अंदर मल्टीपल कंटेनर चला सकते हो। जैसे आप अभी क्या था कि कंटेनर्स डॉकर इंजन में क्या होता था कि आप सिर्फ एक ही कंटेनर होता था ना वो इसके ऊपर। यहाँ पे आपका क्या होता है कि आप मल्टीपल कंटेनर्स को एक पॉड के रूप में दे सकते हो कि ये सब मेरा सिंगल पॉड है। और जब आप उस पॉड को डिप्लॉय करते हो तो यू हैव एन ऑप्शन कि आप उसके ऊपर अपनी रिसोर्सेज स्पेसिफाई कर सकते हो। लाइक आप बोल सकते हो कि मुझे इतना स्टोरेज चाहिए, मुझे इतना रैम चाहिए, इतना सीपीयू चाहिए। दैट मीन्स ये आपका एक एडिशनल एडिशनल फीचर है
क्यूबरनेटिस के अंदर, कि आप अपने एक डेडिकेटेड वैल्यू के साथ जा सकते हो। क्योंकि जब आप बोलते हो ना नो डेडिकेटेड स्टोरेज, नो सीपीयू, नो रैम, तो बहुत सारे एप्लीकेशंस ऐसे होते हैं जो पैनिक कर सकते हैं इस बात से कि यार अगर ऐसा है और रन टाइम पे तो मेरे को प्रॉब्लम हो जाएगी। इफ रन टाइम मुझे मान लो कि इतना चाहिए होता है, आई हैव सम मिनिमम स्टैंडर्ड, अगर वो मिनिमम स्टैंडर्ड फुलफिल नहीं होगा तो मेरा एप्लीकेशन क्रैश कर जाएगा। तो उस चीज को राइट। कंसिडर करते हुए एक एडिशनल फीचर आपको क्यूबरनेटिस के अंदर मिलता है, विच सेज कि आप अपने इनिशियल लॉन्च के टाइम पे आप अपने YAML कॉन्फ़िगरेशन में बता सकते हो कि मुझे इतना तो आप चाहिए ही चाहिए। अगर आप इफ यू डज नॉट फुलफिल दैट रिक्वायरमेंट, तो मेरे उस पॉड को लॉन्च करने की जरूरत नहीं है। मतलब एक मान लो वर्कर नोड होता है, ठीक है, तो वर्कर नोड पे अगर उतनी रिसोर्सेज नहीं है तो देन नो नीड टू लॉन्च दैट पॉड, बिकॉज अगर वो लॉन्च हो जाएगा, देखो अब दो सिचुएशन होती है, लॉन्च तो वो तब भी हो सकता है, बट उस केस में होगा क्या कि वो एप्लीकेशन नहीं चलेगा सही से। तो उस एप्लीकेशन राइट। की सेंसिटिविटी को देखते हुए ये एक एडिशनल फीचर ऐड किया गया है, ठीक है। पर जब हम कंटेनर्स की बात करें, ठीक है, देखो कंटेनर, VM, ये दोनों आइसोलेटेड टेक्नोलॉजीज हैं। आइसोलेटेड टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है? लोकल वर्चुअलाइजेशन। जब आप हाइपरवाइजर यूज करते हो ना, तो मतलब ये कि आप एक सिंगल होस्ट के ऊपर, आप फिजिकल हार्डवेयर के ऊपर आप 3 VM चलाते हो। ऐसे ही आप एक सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आप 3 या 4 कंटेनर्स चलाते हो। बट होता क्या है कि अगर आपका जो होस्ट है वो डाउन हो गया, चाहे वो VMs के केस में या कंटेनर्स के केस में, तो उसके ऊपर जितनी भी VMs चल रही हैं, जितने भी कंटेनर चल रहे हैं, वो सब डाउन हो जाते हैं। तो ये लिमिटेशन मैंने आपको बताया था कि कंटेनर्स के केस में जब ये प्रॉब्लम आई थी, तो इसके लिए क्यूबरनेटिस, गूगल ने एक सोल्यूशन प्रपोज किया था, उन्होंने एक ऑर्केस्ट्रेशन कॉन्सेप्ट निकाला था, दैट इज क्यूबरनेटिस। क्यूबरनेटिस क्या करता है कि आपके जो कंटेनर्स होने उनको होस्ट इंडिपेंडेंट कर देता है। अब वो क्या करता है कि वो सब कुछ खुद कंट्रोल करता है, और वहां पे अलग अलग नोड्स होती हैं, जिसमें एक वर्कर नोड होती है। वर्कर नोड क्या करती है? वर्कर नोड पे आपने सिर्फ और सिर्फ आपके कंटेनर्स चलते हैं। वर्कर नोड को ये नहीं पता होता है कि कंटेनर क्या है, इनको लॉन्च कैसे किया जाता है, इनको कंट्रोल कौन कर रहा है। उनका सिर्फ इतना काम होता है, वो उसे होस्ट करते हैं। और होस्ट कौन कराता है? मास्टर कराता है। और मास्टर कभी भी उसको वहां से किल करके किसी और होस्ट के ऊपर रन कर सकता है। एंड यूजर को फायदा क्या मिलता है कि उसकी कभी भी कंटेनर्स डाउन नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि उसका कंटेनर कभी भी प्रॉब्लम होगा तो दूसरी नोड पे कंटेनर ऑटोमेटिकली अप आ जाएगा उसी टाइम पे। ठीक है, ऐसे ही आपका ओपन स्टैक होता है। ओपन स्टैक क्या करता है? ओपन स्टैक हाइपरवाइजर यूज करता है मल्टीपल हार्डवेयर के ऊपर, जिनको कि हम कंप्यूट नोड्स बोलते हैं। आपका एक कंप्यूट के ऊपर एक VM चल रहा है, अगर उस होस्ट के ऊपर कोई भी इशू आता है, वो डाउन हो जाता है, तो ओपन स्टैक का जो कंट्रोलर होता है वो क्या करता है? वो उसको वहां से किल करके इमीडिएटली किसी और नोड के ऊपर उसको ऑन कर देता है। तो दैट मीन्स दैट इज ऑर्केस्ट्रेशन। तो इसीलिए आज मैं आपको ऑर्केस्ट्रेशन के बारे में नहीं बता रहा, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, तो उसके लिए आपको फिर पीछे जाना पड़ेगा। ठीक है, आज मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के डिफरेंस समझा रहा हूँ कि VM और कंटेनर्स क्या होते हैं। तो इसलिए कंटेनर्स को कोई डेडिकेटेड IP या डेडिकेटेड स्टोरेज या CPU रैम नहीं दिया जाता है। वाई? बिकॉज वो OS से मांगता है। ठीक है, तो गोइंग टू माय नेक्स्ट प्लेज स्लाइड, इस स्लाइड में मैं आपको इसी चीज को और थोड़ा बेटर वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो ऑब्जेक्टिव है ना, आपको ये समझाना है कि VM और कंटेनर्स में डिफरेंस क्या है। अब देखो, आप ये नॉर्मल आपका ट्रेडिशनल है, जैसे आप हार्डवेयर लेते हो, हार्डवेयर के ऊपर आप ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हो, कॉन्फ़िगरेशन करते हो, डिपेंडेंसी, और आप उसके बाद एप्लीकेशन डालते हो। दिस इज योर ट्रेडिशनल डिप्लॉयमेंट। ट्रेडिशनल के बाद जब आप VMs में आते थे, तो इस हार्डवेयर के ऊपर आप वर्चुअलाइजेशन करते थे, इस हार्डवेयर के ऊपर आप सॉफ्टवेयर डालते थे, जिसको कि हम हाइपरवाइजर बोलते थे। उस हाइपरवाइजर में आप क्या करते हो? आप VM बनाते हो, VM1, VM2, VM3, कितनी भी VMs हो सकती हैं। तो L2, L3, L4, L5, यहाँ आपका ये पूरा, ये देखो, ये क्या है? ये VM है। अगर आप ये देख रहे हो तो दैट इज अ VM, वर्चुअल मशीन। यहाँ पे सब कुछ डेडिकेटेड मिला हुआ है उसे स्टोरेज भी मिला हुआ है, उसे CPU रैम सब कुछ दिया है। और वो किसने दिया है? हार्डवेयर से आया है, उसका इंफ्रा से। इसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पे ना आपका हार्डवेयर, OS सब कुछ यहाँ पर है, स्टोरेज सब कुछ यहाँ तक है। इसके बाद ये आपका कंटेनर, ऐप डिपेंडेंसी एंड एप्लीकेशन, इसके पास अपना कुछ भी नहीं है। ना तो इसके पास IP है, ना इसके पास स्टोरेज है, ना इसके पास CPU है, ना रैम है। ये कहाँ से मांगता है? अपने होस्ट से मांगता है, ये अपने OS से मांगता है, कहता है कि मुझे इतना CPU चाहिए, रन टाइम पे मुझे जरूरत है। हाँ, अगर उतना नहीं मिलेगा तो इसलिए क्रैश हो सकता है, ये दैट इज करेक्ट। ठीक है, तो उसी लिए क्यूबरनेटिस आया। क्यूबरनेटिस का काम क्या है कि अगर इस हार्डवेयर में कोई प्रॉब्लम है तो इसको उठा के किसी और पे लॉन्च करो। राइट, तो ये होता है आपका इवोल्यूशन। अब मैं नेक्स्ट एक बार और बात करता हूँ। हाँ, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, छोटा सा डायग्राम है, बट ये स्लाइड बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये कहता है कि जब आप फिजिकल सर्वर पे काम करते हो ना, तो आपके पास 100% ओनरशिप होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की। मतलब ये कि आपने एक फिजिकल सर्वर पे कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम डाल दिया, लाइनक्स डाल दिया, विंडोज डाल दिया, 100% जो पूरी ओनरशिप है ना, जो कंट्रोल है, वो OS को मिल जाती है। मतलब ये कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी डल गया है, इसके पास ये पूरे रिसोर्सेज है, अब इसके बाहर कोई नहीं है। अब क्या होगा? कोई भी इसके ऊपर आएगा ना, तो इससे ही मांगना पड़ेगा, मतलब ये ओनर है इसका।
फिजिकल सर्वर को जब आप वीएम बनाते हो तो एक फिजिकल सर्वर को आपने 2 वीएम में ट्रांसलेट कर दिया, तो एक फिजिकल सर्वर के ऊपर आप बहुत सारे वीएम चला सकते हो, राइट? ये क्या करते हैं, इससे रिसोर्सेज मांगते हैं कि मुझे सीपीयू, रैम, जितना भी आपको दिया जाता है, ठीक है, मेरा टाइम भी अप होने वाला है, ये रिसोर्सेज देते हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप सर्वर होता है, ठीक है। अब ये देखो, फिजिकल सर्वर भी हो सकता है और एक वीएम भी हो सकता है। मैं अभी इसके ऊपर डिबेट नहीं करूंगा क्योंकि फिर कंफ्यूज हो जाओगे आप, ठीक है। जब आप समझ जाओगे तो मैं इसके ऊपर आपको और बेटर वे में समझाऊंगा। ऑपरेटिंग सिस्टम, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप डाल सकते हो, फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम, ओपन सोर्स, वो लाइनेक्स हो, रेड हैट आरएचएल हो, उबंटू हो, चाहे वो आपका फिडोरा हो, मतलब काली लिनक्स हो, रॉकी लिनक्स हो, सेंटोस हो, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप डाल सकते हो। जो ये जो कंटेनर चलता है ना, ये बेसिकली लाइनेक्स कर्नल के ऊपर चलता है, मतलब लाइनेक्स कर्नल का इस्तेमाल करता है। तो इसको कोई मतलब नहीं है कि नीचे RHEL 7 है, RHEL 8 है, या कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, इंडिपेंडेंट। मतलब ये जो कंटेनर चल रहा है ना, पहले क्या होता था, लोग ये कहते हैं कि मेरा एप्लीकेशन है वो सिर्फ RHEL 7 पे चलेगा, 7.4 पे चलेगा। अगर आप 7.6 पे जाओगे तो आपको एप्लीकेशन अपडेट करना पड़ेगा। तो ये बड़ी प्रॉब्लम होती थी। अब क्या है ना, ये लेयर कट गई। अब आप यहाँ पे RHEL हटा दो, सेंटोस डाल दो, फिडोरा डाल दो, इसको कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको कोई मतलब ही नहीं कि नीचे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसे क्या चाहिए? इसे चाहिए लाइब्रेरीज, इसे चाहिए अपनी डिपेंडेंसी। वो डिपेंडेंसी वो रिजॉल्व करेगा जब कोई इसमें लॉग इन करता है ना कंटेनर के अंदर, तो उसको दिखता ऐसा ही है कि वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर घुसा हुआ है। वहाँ DF-KH की भी कमांड चलती है, वहाँ आईपी एड्रेस भी कमांड चलती है, वहाँ सब कुछ चलता है, मतलब नॉर्मली। बट ऐसा नहीं बाई डिफॉल्ट होता है, आपको मांगना पड़ता है। मतलब ये जो यम जैसे आप चलाते हो ना, यम कमांड नॉर्मल वीएम्स में, तो यहाँ भी आप वीएम चलाते हो, वो यम क्या करेगा, आपको जितने पैकेजेस चाहिए होते हैं वो यहाँ से उठा के लेके आपको देगा। ऐसे ये कंटेनर 2, कंटेनर 3, तो मल्टीपल कंटेनर्स आप उसके ऊपर रन करते हो। तो आप अगर देखो ना डायग्राम को क्लियरली, यहाँ पे देखो रिसोर्स का यूटिलाइजेशन कैसा है, यहाँ पे देखो रिसोर्स का यूटिलाइजेशन कैसा है, और यहाँ पे देखो रिसोर्स का यूटिलाइजेशन कैसा है। अब मैं बात करता हूँ फिजिकल एंड वीएम वाली। देखो फिजिकल एंड वीएम वाली में जो बात कर रहा था कि ये जो आपने वीएम बनाया, ठीक है, फिजिकल सर्वर के ऊपर वीएम बनाया, आप फिजिकल सर्वर के ऊपर ओएस डाल के कंटेनर भी चला सकते हो, आप वीएम के ऊपर भी ओएस डाल के आप कंटेनर चला सकते हो। तो जो ये कंटेनर होता है ना, ये इसके ऊपर भी बैठ सकता है, यहाँ भी आप बना सकते हो, और आप डायरेक्टली फिजिकल सर्वर के ऊपर भी कंटेनर चला सकते हो। तो आई होप आई एम मेकिंग सेंस, मतलब आपको समझ में आ रहा है जो मैं कहना चाह रहा हूँ। किसी को डाउट है इस चीज के ऊपर, वो मुझसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अभी आपने बोला कि फिजिकल सर्वर पे कंटेनर चला सकते हैं विदाउट एनी ऑपरेटिंग सिस्टम, कंटेनर नहीं नहीं, कैसे विदाउट नहीं, रिकॉग्नाइज विदाउट करें? नहीं नहीं, विदाउट तो यार देखो, आप फिजिकल सर्वर को अगर आप कुछ भी नहीं डालोगे तो इट इज अ बेयर मेटल, हाँ, तो उसके ऊपर तो आप कुछ वही नहीं कर सकते। कुछ नहीं चले, वही नहीं, दैट्स हाँ दैट्स द सेंस। हाँ। तो देखो, अगर मैं आपको बोलता हूँ ना, और अगर आपको लगता है मैं गलत हूँ ना, तो मतलब मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, तो आप अगेन मेरे पुरानी स्लाइड पे जाओ, स्लाइड नंबर 1, जहां मैंने आपको बोला था 1 2 3 4 5। इट इज नेवर पॉसिबल कि आप लेयर नंबर 1 के बिना आप लेयर नंबर 5 डायरेक्टली इंस्टॉल कर सको, राइट? तो ये 1 है, ये 2 है, तो 1 इसको लेके आप उसके ऊपर कंटेनर चला सकते हो। यहाँ पे आपका क्या, ये 1 है, ये यहाँ पे आपका क्या था, और 2 था, और इसी के अंदर आपका 3 भी था। इसके ऊपर आप 4 एंड 5 यहाँ कर सकते हो, राइट? ऐसे यहाँ पे आप 1 है, 2 है, और 3 हो गया, 4 एंड 5 यहाँ कर सकते हो। ये जस्ट ये बताने के लिए है ना, जैसे बहुत सारे लोग ना कंफ्यूज होते हैं कि यार क्या ये जो कंटेनर्स हैं, ये वीएम के ऊपर भी चला सकते हैं या सिर्फ बेयर मेटल पे ही चलते हैं? तो आंसर इज कि आप दोनों पे चला सकते हो। क्यों? क्योंकि आपकी जो लेयर्स है ना, जब हम अगर बात करें पुराने वाले डायग्राम की, अगर हम इस देखो डायग्राम की बात करें ना, पुराना जो डायग्राम है, आपका जो लेयर्स होती हैं, ठीक है, आपकी लेयर्स पूरी होनी चाहिए। एप्लीकेशन जो है वो तभी काम करेगा जब ये नीचे की लेयर्स कंप्लीट होंगी। अगर मैं ये बोलता हूँ नहीं मैं तो सीधा इसके ऊपर काम करूंगा, तो इट इज नेवर पॉसिबल। कोई भी टेक्नोलॉजी अभी तक ऐसी नहीं बनी है जो सीधा आपको यहाँ लेके आ जाए। यहाँ से ही जाना पड़ेगा। अब डिपेंड नहीं करता है कि आप किस रूट से आ रहे हो, आप ये हार्डवेयर के ऊपर ओएस डाल रहे हो या आप वीएम के ऊपर ओएस डाल रहे हो। तो इसलिए दोनों केसेस पॉसिबल है, ठीक है। ओके, और कोई क्वेश्चन किसी को पूछना है? ये डाउट क्लियरिंग सेशन है, इसमें कुछ मैं नई चीज नहीं बता रहा, मैं वही बता रहा हूँ जो मैं बहुत पहले भी बता चुका हूँ। बस रिपीट कर रहा हूँ मैं, हो सकता है शायद थोड़े डायग्राम्स बढ़ा दिए होंगे मैंने, बट मैं रिपीट ही कर रहा हूँ जो मैंने अभी तक आपको बोला है। ये आप डाउट क्लियर कर लो अपने सारे, क्योंकि ये ना बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों के माइंड में, आई अंडरस्टैंड। तो इसीलिए ये सेशन रखा है मैंने। अब देखो, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बता रहा हूँ ताकि थोड़ा आपको मतलब थोड़ा लगे, कोरिलेट कर पाओ कि हम क्या बात कर रहे हैं। ट्रेडिशनल सर्वर्स कैसे होते थे, देखो बेयर मेटल सर्वर्स कौन कौन से होते हैं, एचपी के आते हैं, डेल के आते हैं, और भी बहुत सारी कंपनीज के आते हैं। वहां पे मैंने कुछ ही फ्यू एग्जांपल्स दिए हैं। स्विचेस आप लेते हो, फिजिकल स्विचेस एचपी के ले लो, सिस्को के ले लो, किसी के भी ले लो, ठीक है।
स्विचेस होते हैं फिजिकल, एचपी के, डेल के, ईएमसी के, ये सब लेके आप अपना काम शुरू करते हो। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस जब आप काम करते हो तो ओपन स्टैक के पास जब आप जाते हो, ओपन स्टैक में एक सर्विस होती है जिसका नाम होता है नोवा। नोवा क्या करता है, वो आपको वीएम लॉन्च करने में हेल्प करता है। अमेजोन के पास आप जाते हो एडब्ल्यूएस में, तो वहाँ पे एक सर्विस होती है जिसका नाम होता है EC2। EC2 के ऊपर आप अपना वीएम लॉन्च करते हो। ऐसे ही माइक्रोसॉफ्ट एज्योर में भी होता है, ओरेकल का भी होता है, ठीक है, OCI, इसके ऊपर भी आप वीएम लॉन्च करते हो। गूगल के ऊपर भी आप GCP के ऊपर भी वीएम लॉन्च करते हो। तो दिस इज योर इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, मतलब ये कि आपको वीएम लॉन्चिंग की फैसिलिटी यहाँ से मिलती है। अब ये प्लेटफॉर्म्स ने, बिकॉज अब ये एक सर्विस दे रहे हैं तो वो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस भी देंगे, ऑब्वियसली देंगे। अब देखो, जो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस की हम बात करते हैं ना, तो यहाँ जो हमने जो पिछले स्लाइड में देखा था कंटेनर, अब आप एक समझो कि ये जो प्लेन, आप सिर्फ वर्चुअलाइजेशन करते हो ना, चाहे वो आप हाइपरवाइजर से करो या डॉकर से करो, आपको कभी भी ऑर्केस्ट्रा मतलब हाई अवेलेबिलिटी नहीं मिलेगी। वाई? बिकॉज जैसे ही आपका फिजिकल होस्ट जाएगा, आपका वीएम या आपका कंटेनर खत्म हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे हम यूज करते हैं ओपनस्टैक, जो कि एक ऑर्केस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म है। ऐसे ही हम यूज करते हैं क्यूबरनेटिस, जो कि एक ऑर्केस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म है। बिना ऑर्केस्ट्रेशन के तो कंटेनर्स बना लो या वीएम बना लोगे, लेकिन वो प्रोडक्शन में कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा। तो इसलिए जब अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो ये जो देख रहे हो ना, ऑर्केस्ट्रेशन कॉन्सेप्ट है। ये नोवा जो है वो ऑर्केस्ट्रेशन दे रहा है आपको। बहुत सारी वीएम्स लॉन्च होती हैं इंडिपेंडेंट ऑफ होस्ट। ये होस्ट अगर डाउन हो रहा है, अगर मेरा हार्डवेयर, भी वीएम चलती रहती हैं। आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जाते हो तो अमेजोन के अंदर अगर डेटा सेंटर में एक सर्वर डाउन हो गया, तो आपकी वीएम थोड़ी बंद होती है, वीएम चलती रहती है। ऐसे ही प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस की जब आप बात करते हो, तो वहां पे हम आता है कंटेनर्स। ओपन स्टैक में एक सर्विस है जिसका नाम है जून, वो कंटेनर सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो वो क्या करेगा, वो आपको सीधे कंटेनर्स देगा, इरेस्पेक्टिव कि आपके हार्डवेयर डाउन हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, आपका कंटेनर हमेशा चलता रहेगा। ये भी क्यूबरनेटिस पे काम करता है। जो जून है ये क्यूबरनेटिस पे काम करता है। अमेजोन जो AWS है, उसमें दो तरीके की कंटेनराइजेशन होती है। एक अमेजोन का कंटेनराइजेशन है, जैसे कि अमेजोन, जैसे मैंने आपको बताया ना कि क्या कहते हैं, हमारा जो ये कंपनी थी डॉकर इंजन, तो डॉकर इंजन की तरह इन्होंने भी अपना एक इंजन बनाया हुआ है कंटेनर सर्विस। इसके साथ साथ ये कुबरनेटिस भी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि कुबरनेटिस इज मोस्ट पॉपुलर देन एनी अदर ऑर्केस्ट्रेशन। मार्केट में बहुत सारे ऑर्केस्ट्रेशन के टूल्स अवेलेबल हैं, बट कुबरनेटिस सबसे ज्यादा फेमस है। तो इसीलिए ये सारे जो पब्लिक प्लेटफॉर्म्स है ना, ये जो एज्योर हो गया, ये ओरेकल हो गया, AWS, ये लोग भी कुबरनेटिस प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे इसका नाम होता है EKS, ठीक है। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एज्योर जो है वो एज्योर कुबरनेटिस सर्विस देता है, ओरेकल जो है वो ओरेकल कंटेनराइजेशन इंजन देता है, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स हैं आपको बताने के लिए कि कुबरनेटिस आपको कहाँ से मिलता है, एग्जांपल्स के लिए। लेकिन आपको क्या समझना है, आपको ये समझना है, ये डायग्राम। अगर आपको ये डायग्राम समझ में आ गया, तो आपकी जो है, मेरी और आपकी दोनों की मेहनत सफल हो गई समझाने की और समझने की, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है? आखिरी 2 मिनट है मेरे पास, इससे पहले कि सेशन क्लोज हुआ आज का। कोई डाउट है किसी को तो वो पूछ सकता है, अदरवाइज नो इश्यूज, आप मुझसे ऑफलाइन बात कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो अंडरस्टूड भाई। ठीक है, थैंक यू यार। मेरा ऑब्जेक्टिव है कि अब मैं सेशन को ज्यादा क्रिस्प रखूं, और ऑब्वियसली जूम के ऊपर लिमिटेशन भी होती है 40 मिनट्स की, तो हमें उसको भी फॉलो करना होता है। तो ठीक है, आप लोगों को उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन है मेरा, एक क्वेश्चन, सॉरी, पूछो। डेट पूछा मैंने। कंटेनर की जैसे हम सर्विस चलाते हैं ना कंटेनर के ऊपर, हाँ हाँ ADP सर्विस जैसे हम चलाते हैं, जो भी सर्विसेज चलाते हैं, हाँ तो हाँ अब ये जैसे हम कोई भी सर्विस है तो वो दो तरीके की सर्विस हो सकती है, राइट? स्टेटलेस या स्टेटफुल, ठीक है। हाँ तो आइडल सिनारियो में तो स्टेटलेस होनी चाहिए, तभी तो होगा कि इंडिपेंडेंट होगा, एक कंटेनर दूसरे कंटेनर से इंडिपेंडेंट होगा। मान लो एक कंटेनर जाता है तो दूसरा उसको पैरेलली हैंडल कर ले। अब अगर हमारी कई मतलब काफी एप्लीकेशन ऐसी होती है जो जिसकी रिक्वायरमेंट होती है स्टेट मेंटेन करनी ही कर रही है, जैसे टेलीकॉम में हमें कई बार स्टेट मेंटेन करनी है, तो उस केस में क्या होता है, जैसे दो कंटेनर 1 और कंटेनर 2 एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, तो वो एक साथ उसके लिए पॉड बनाएंगे हम, या फिर मतलब उसको मतलब कैसे अचीव करेंगे हम उसके लिए उस केस पॉड में आता है, जहाँ हाँ। स्टेटफुल। हाँ, उसी के लिए पॉड का कॉन्सेप्ट आया। पॉड जो है ना, देखो वो एक तरीके से कंटेनर को ना थोड़ा मोर एडवांस कर दिया है पॉड ने। हम्म एडवांस कैसे किया है कि यस यू आर राइट, कि देखो ये जो एप्लीकेशंस है ना, वो बेसिकली अब एक फुल सर्वर से, मतलब एक बल्कि सर्वर से एक लाइट वेटेड एप्लीकेशन की तरफ मूव